नमस्कार, मैं हूं अजय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया और विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने बाबा की परिक्रमा की और मंदिर के वेद पाठी ब्राह्मणों से मिले। पीएम मोदी यहां करीब आधे घंटे रुके। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। 5 साल में चौथी बार पीएम मोदी बाबा के दरबार पर पहुंचे थे और किस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की, पूरे विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया, जिससे प्रसन्न होते हैं महादेव। वेद पाठी ब्राह्मणों से मिले, मंदिर की परिक्रमण की और बाबा के दर पर जाकर के शीश नवाया। तो महादेव के दर पर महाविजेता मोदी पहुंचे, बाबा का पूजन अर्चन किया और दरअसल वाराणसी, काशी जो कर्मभूमि बन चुकी है प्रधानमंत्री मोदी की, तो कर्मभूमि में जाकर के नमो नमः भी किया। तो पीएम मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी थे और सीएम योगी भी मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी जब पुलिस लाइन जा रहे थे तब लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। बाद में पीएम मोदी ने दीनदयाल संकुल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूजा भी यहां पर करते नजर आए और फिर जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, नमन किया महादेव का और नमन किया कार्यकर्ताओं का। काशी की भूमि को भी नमन किया। कहा कि ये काशी की जनता लड़ रही थी बीजेपी के लिए, ये चुनाव खुद जनता ने अपने हाथों में ले लिया था। और किस तरह से जब पहुंचे तो हर हर महादेव के नारे भी लगाए प्रधानमंत्री मोदी, पूजा अर्चना की, किस तरह से रुद्राभिषेक किया पूरे मनोयोग से, ये भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय संकुल में जाकर मिले कार्यकर्ताओं से। कोई उम्मीदवार चुनाव में और चुनाव के नतीजों के समय इतना निश्चिंत होता है जितना कि मैं था। और इन निश्चिंतता का कारण मोदी नहीं था, निश्चिंतता का कारण आप सबका परिश्रम था। मैंने कहा था कि यहां पर शायद नामांकन तो एक नरेंद्र मोदी का हुआ होगा, लेकिन ये चुनाव हर घर का नरेंद्र मोदी लड़ेगा, हर गली का नरेंद्र मोदी लड़ेगा। सारे देश में और सोशल मीडिया में यहां की बेटियों ने जो स्कूटी निकाली, इसकी बड़ी चर्चा है। और उसने एक मैसेजिंग किया कि स्कूटी पर बैठ करके हमारी बेटियों ने पूरे काशी को अपने सर पे ले लिया था। 14, 17 और 19 इन 3 चुनावों के योगदान को भारत की राजनीति, भारत की समाज नीति, भारत की मतदाताकीय व्यवस्थाएं किस प्रकार से बदल ला रही है, इसका एक अद्भुत विराट रूप के दर्शन कराए हैं। गुणा भाग का हिसाब किताब के परे भी एक केमिस्ट्री होती है। देश में समाज शक्ति की जो केमिस्ट्री है, आदर्शों और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है, वे कभी कभी सारे गुणा भाग, सारे अंक गणित को निरस्त कर देती है, पराजित कर देती हैं। और इस बार अंक गणित को केमिस्ट्री ने पराजित किया है। हमें कल्चर को भी बरकरार रखना है और हमें करंट सिचुएशन को भी एड्रेस करना है। योग हो, आयुर्वेद हो, रामायण सर्किट हो, बुद्धिस्ट सर्किट हो, भारत की महान विरुद्धता है। अयोध्या में दिवाली मनाना इतने साल तक किसने रोका था भाई?
कुंभ के मेले का उपयोग देश की मर्यादाओं को चूर चूर करने के लिए हुआ है इतने सालों तक। एक ही प्रकार का परसेप्शन क्रिएट किया गया, कुंभ का मेला मतलब नागा साधुओं की जमात। उस परसेप्शन को बदला जा सकता है और योगी जी के नेतृत्व में देश ने बदला है और उसका गौरव सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का हुआ। इस देश के सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को अपने हक के लिए इतना इंतजार करना पड़ा, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि आवाज आ नहीं रही थी, ऐसा तो नहीं था कि लोग रोष व्यक्त नहीं करते थे, ऐसा भी नहीं था कि आंदोलन नहीं होते थे, होता सब कुछ था। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के प्रभाव में ये करेंगे तो शायद कुछ खिसक जाएगा। तो ये हमारी निष्पक्ष सोच थी, निष्पक्ष सोच थी। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके सबका साथ, सबका विकास, सबको अवसर, और उसका कारण है कि हम सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का फैसला कर। बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने सार्वजनिक जीवन में छुआछूत को, समाज जीवन में छुआछूत को, सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी खपा दी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में राजनीतिक छुआछूत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हिंसा होना, मार देना, उनकी हत्याएं होना, और दूसरी तरफ भाजपा का नाम लेते ही अनटचेबिलिटी, छुओ मत, अड़ो मत, तो बड़े खतरनाक है। हम इतने सालों से सत्ता पे आए हैं, हम विभाजनकारी मनोवृत्ति के नहीं हैं। जो लोग अपने आप को एकता का ठेकेदार बनाते हैं, उन्होंने सिर्फ आंध्र का विभाजन किया, आज भी वहां पर शांति का माहौल नहीं बन पाया है, तेलंगाना और आंध्र। और हम वो लोग हैं जो एकता के मंत्र को लेकर के चलते हैं। हम उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना दे, दिलों में आग नहीं लगने देते। तो प्रधानमंत्री मोदी जो आज काशी पहुंचकर जीत के बाद पहुंचे और यहां जो बातें वो कह रहे हैं उसके बड़े मायने हैं। संकेतों में सबकी पोल खोलते नजर आए, सभी पार्टी की मानसिकता को साफ तौर पे सामने रखते नजर आए। लेकिन यहां पर मौजूद थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी, और उन्होंने कहा कि शायद ही कोई ऐसा चुनाव हुआ हो जिसमें प्रत्याशी नामांकन के बाद अपने क्षेत्र में आया ही ना हो मतदान तक। ये सिर्फ केवल इसलिए हो सका क्योंकि मतदाताओं पर उनका भरोसा है। अमित शाह ने कहा कि 2014 का काशी और आज के काशी में आपको साफ फर्क नजर आएगा। शायद ही कोई चुनाव ऐसा हुआ होगा जिसमें प्रत्याशी नामांकन के बाद मतदान तक अपने क्षेत्र में मतदाताओं का भरोसा कर न आया। देश और दुनिया भर के लोग देखते थे कि काशी के कार्यकर्ताओं ने कहा है मत आइए, मोदी जी क्या करेंगे, मगर मोदी जी का भरोसा आप पर था, काशी की जनता पर था, और ये भरोसा आपने सही साबित किया। आंख बंद कर आप देखिए 2014 का काशी और आज का काशी, कितना बड़ा अंतर काशी के इसमें आया। और काशी अन्य क्षेत्रों जैसा काशी नहीं है। कोई और मत क्षेत्र होता तो बहुत सरल होता है। काशी ये विश्व की सबसे पुरातन नगरी है, पूरे विश्व का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने की क्षमता रखने वाली ये नगरी है। यहाँ के संस्कार, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की आध्यात्मिक और ज्ञान की ऊंचाई, ये सारी चीजों को संभालना, संजोना, आगे बढ़ाना और उसके साथ आधुनिक काशी का विकास का काम करना, मित्रों, ये बहुत बड़ी चैलेंज है।
और यहां बातचीत के बाद दीनदयाल संकुल पहुंचे तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पीएम मोदी का काशी की धरती पर स्वागत करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि काशी के एक एक कार्यकर्ता ने पीएम मोदी की जीत के लिए जान लड़ा दी। सीएम ने कहा कि मैं सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूं। भारत माता का महान सपूत एक महान नायक के रूप में हम सब के बीच में, काशी के बीच में, काशी के पुत्र के रूप में हम सब के बीच में यहां पर उपस्थित है। मैं आप सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी की धरती पर, बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। काशी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रचंड जीत, प्रधानमंत्री जी की जीत में किसी को भी संदेह नहीं था। बहुत सारे लोग कहते थे कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन रोड शो की गर्मी को देख करके बहुत सारे लोगों को पलायन करते हुए भी देखा। लेकिन यह भी हम लोगों ने महसूस किया कि काशी का हर एक कार्यकर्ता जिस आत्मीय भाव के साथ, यह बहुत बिरला भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता, हर एक कार्यकर्ता ने इस बात को माना कि हम स्वयं प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात को लेकर के स्वयं हर कार्यकर्ता हर स्तर पर दिखाई दिया है। मैं इस अवसर पर आप सभी काशी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं आप सबको। का शपथ ग्रहण हुआ नहीं, नई सरकार बनी नहीं, लेकिन मंदिर मुद्दा एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। राजस्थान के उदयपुर के एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भगवान राम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम का काम करना है और राम का काम होकर रहेगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि इसकी निगरानी भी करनी होगी, यानी कब मंदिर बन रहा है, कैसे बन रहा है, इस पर नजर बनाई जाएगी। वास्तव में हमको जागरूक है और काम करना है, राम का काम करना है तो अपना काम करना है ना। राम हमने भी रास्ते, आत्मा राम तो अपना ही काम है और अपना काम खुद करें। खुद का काम खुद करेंगे तो ठीक होता है। सौंप देते हैं किसी को तो भी निगरानी तो रखनी ही पड़ती है। तो बड़ी बात ये कह रहे हैं मोहन भागवत कि अपना काम खुद करना होगा, अपना काम खुद ही करें और खुद ही इस पर नजर बनाए रखें। इसके क्या क्या मायने हैं? राम मंदिर पर जो बयान ये आया है मोहन भागवत का, जो संघ के प्रमुख हैं, इस पर अयोध्या के संतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राम मंदिर प्रधान पुजारी आचार्य सतिन दास ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक शक्ति के दम पर विश्व गुरु बनेगा। मोहन भागवत जी का दूरदर्शी बयान है जिसको जन सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं। संघ प्रमुख जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से भारत जो है एक पूरे दुनिया में अलग रूप से महाशक्ति बनने की राह पर है और विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहा है, किंतु राम काज सबसे पहले होना चाहिए। देखिए, हमारे देश का सदियों से रहा कि सहिष्णु हमारा देश और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण रहा। आध्यात्मिक शक्ति ऐसी है जिसके बल पर वह विश्व गुरु बना। पक्षकार यही कह रहा है कि हम कोर्ट की मानेंगे, हिंदू पक्षकार भी कह रहा है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार की भी कह रहा है कि हम कोर्ट की मानेंगे। इसके लिए सरकार ने एक टीम भी गठित किया है, एक पैनल बनाया गया है। पैनल जो है लोगों से बातचीत कर रहा है। पैनल की बातचीत पूरी नहीं हुई, मोहन भागवत ने जो है ऐलान कर दिया कि मंदिर बन के रहेगा। अरे मंदिर बनाने से कौन रोक रहा है? लेकिन जहां मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां पैनल बात कर रहा है, जो भी काम होगा वो कोर्ट की मर्जी से होगा। ये अचानक राम मंदिर का मुद्दा इतनी जोरों से उछला कैसे? अभी प्रचंड बहुमत आया ही है और भव्य मंदिर की बात होने लगी। इसी पर 6 बजे आज शाम इवनिंग एजेंडा में हम बड़ी बहस भी करेंगे, समझेंगे भी कि इसका मतलब क्या है। लेकिन जैसे ही ये मुद्दा सामने आया है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कह दिया कि राम मंदिर बनने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। मैं तो नई सरकार बनने के बाद कहूंगा कि तुरंत राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया जाए, अगर जरूरी पड़े तो मैं भी प्रदर्शन करूंगा। सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी को। कोई कानूनी रुकावट है नहीं और मैं तो जैसे ये शपथ लेने के बाद जो मंत्रिमंडल बनेगी उसके बाद मैं इस पर ही जोर दूंगा और इस पर आवश्यक पड़ेगी तो प्रदर्शन भी करने के लिए मैं तैयार हूँ।
तो शाम 6 बजे इवनिंग एजेंडा में समझिए कि आखिर अचानक राम मंदिर का मुद्दा ये उछल पड़ा ठीक चुनाव के बाद, इसका मतलब क्या है। और पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण को संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था UNSDG द्वारा सम्मानित किए जाने पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि 10 प्रभावशाली लोगों में बालकृष्ण को इस सम्मान के लिए चुना गया, जो कि हम सब के लिए गौरव की बात है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में कल श्रद्धेय आचार्य श्री ने योग, आयुर्वेद और भारतीय जीवन पद्धति पर कल संस्कृत में भाषण दिया। UN के हेड ऑफिस में श्रद्धेय आचार्य श्री का सम्मान हुआ और UN की ही सहयोगी संस्था यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने हेल्थ के सेक्टर में वर्ल्ड के रिनाउंड लोगों को पहली बार सम्मानित किया है और जिनका सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा है वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हेल्थ सेक्टर, उसमें भारत की ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री को बुलाया गया।